सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम फिर से एक बार समझ रहे हैं आंकड़ों के प्रबंधन को। किसको? आंकड़ों के प्रबंधन को। तो देखिए यहाँ पर एक मंडला आर्ट का चित्र बनाया गया है। इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारी आकृतियां बनी हुई हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग और त्रिभुज भी बना हुआ है। तो कौन कौन से आकार आकृतियां आप इसमें देखते हैं और वो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। तो चलिए एक बार इसी पर आधारित प्रश्नों को करने की कोशिश करें। इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए अब इस मंडला कला में ही हम गणित को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर दी गई कला से अब अपनी सारणी को हमें पूरा करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एक सारणी बना रखी है जिसमें आकृतियों के नाम जो आप देखते हैं इसमें। फिर इस कला में आकृतियों की वो संख्या लिखनी है और उन्हीं संख्या का मिलान चिन्ह। आपको याद है पिछली बार मैंने आपको टैली चिन्ह करवाया था। कैसे करवाया था ना कि जितने अंक होते हैं उतने आप जितने बार वो आ रहे हैं उतने डंडे लगाइए और 5 होने के बाद एक तिरछा डंडा लगा दीजिए, तो इसका मतलब 5 होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज। अगर आप ध्यान से देखें उसमें त्रिभुज की आकृतियाँ 12 हैं। तो 12 को हम टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह से कैसे दिखाएंगे? 1 2 3 4 डंडे डाल के 5वां इसके ऊपर तिरछा लगा देंगे तो ये 5 बन जाएगा। फिर दोबारा 6 7 8 9 10वें के लिए फिर दोबारा तिरछा और फिर 1 2। तो 12 को इस प्रकार से दिखाया जाएगा। अब देखिए जो दूसरी आकृति उसमें नज़र आ रही है वो है समानांतर चतुर्भुज और वो है 24। 24 को फिर हमें दिखाना कैसे है मैंने आपको समझा ही दिया। 5 5 5 5 5 चौक 20 और 4 डंडे और 24 बन गया। फिर इसमें वर्ग भी हैं। वर्ग कितने हैं काउंट करो, वो है 12। तो 12 को हमें इस तरह से दिखाना पड़ेगा। फिर इसमें ट्रेपीजियम है या समलंब है जो कि वो भी 12 हैं। इसके बाद समचतुर्भुज हैं, वो भी 12 हैं। समचतुर्भुज जो चारों तरफ से बराबर हो रखे हों चतुर्भुज, ठीक है। और ये भी 12 हैं। तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। और एक इसमें 12 पक्ष का यानी 12 साइड्स वाला एक बहुभुज भी है जिसको इंग्लिश में हम पॉलीगन भी कहते हैं, वो 2 हैं। तो 2 को हम इस तरह से दिखा देंगे। अब ये तो हमने अपनी सारणी को पूरा कर लिया। इस पर आधारित प्रश्न करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो जो अभी हमने तालिका पूरी की है उन्हीं संख्याओं को आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले आएगा 2, फिर उसके बाद 12 था तो 4 बार 12 है तो 4 बार 12 और सबसे आखिरी में 24 क्योंकि 24 ही इसमें सबसे बड़ा था। दूसरा प्रश्न है कि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या लिखो, वो है 12। तीसरा है उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है, तो वो है अपनी तालिका में से देख के बताओ अभी जो मैंने लिखवाया है समानांतर चतुर्भुज। उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है, तो वो है 12 पक्ष का एक बहुभुज जो कि सिर्फ 2 ही हैं। कितने हैं? 2 हैं। अब सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर निकालिए। परिसर मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था। परिसर का मतलब होता है ज़्यादा में से कम को घटाना। तो ज़्यादा कितना था? सबसे ज़्यादा कितना था? 24 और सबसे कम कितना था? 2। तो 24 घटा 2 परिसर आ जाएगा 22। तो चलो आओ अब और अभ्यास करें और अभ्यास करते हैं। आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय घंटों में उसका पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करोगे? तो देखिए औसत ज्ञात करने के लिए अगर मैं अभी आगे भी बताऊंगा आपको कि औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे आपने सप्ताह में हर दिन कितने कितने घंटे पढ़ाई की। मान लीजिए 2-2 घंटे हर रोज आपने ऑनलाइन क्लास ली, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 6 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। 2-2 घंटे आपने क्लास ली।
तो इनको आपस में सबको जोड़ लीजिए, कितना आया 12। और दिन कितने हैं 6, तो आपका जो औसत आ गया वो आ जाएगा 2 घंटे। अब आपको समझ में आया कि औसत कैसे निकालते हैं, यानी जितने आइटम हैं उन सबको जोड़ लो और वो नंबर ऑफ आइटम उससे डिवाइड कर दो। फिर इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं 2, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 9, 8। इनका आपको माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं मैं सिखाता हूँ। तो देखिए माध्य क्या होता है, जो अभी हमने ऊपर औसत निकाला है ना, वो भी माध्य के जैसा ही है और माध्य भी बिल्कुल वैसा ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या, यानी आपके पास जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का जोड़ और वो कितनी संख्या है उससे भाग देना है। तो ऊपर जितनी भी संख्याएं हमने अभी पढ़ी उनको पहले हमने जोड़ना है और जितनी वो संख्या है काउंट करो वो कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उतने से हमें भाग देना होता है। समझ में आई, जितनी संख्या उनका जोड़ और कितनी वो संख्या उतने बटे में उसको भाग करना है। तो ऊपर का जोड़ जब हमने किया तो आया 45 और नीचे 9 है तो 45 बटा 9, यानी आपको 45 को 9 से भाग करना है। तो 9 पंजे 45, तो माध्य आ गया 5। इसके बाद करते हैं माध्यक। देखो याद रखना माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना होता है। तो जो ऊपर हमने आंकड़े अभी देखे उनको आपको आरोही क्रम यानी छोटा, बड़ा, बड़ा और फिर सबसे बड़ा, तो मैंने उसको आरोही क्रम में इस प्रकार लगाया 2, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से ही आरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो देखो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए जितनी वो संख्या है उनको हम n मान लेते हैं। अगर वो विषम संख्या होती है तो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो, तो जितना भी आएगा उतने नंबर की संख्या आपका माध्यक होगा। तो जैसे यहाँ पर 9 संख्याएं हैं तो 9 जमा 1 10, तो 10 बटा 2 हो गया 5, यानी पांचवी जो संख्या है इस आरोही क्रम में वही आपका माध्यक होगा। तो 5वें नंबर पर 1, 2, 3, 4 और ये 5वां, यानी बीच में। माध्यक का मतलब होता है जो संख्या बिल्कुल बीच में सेंटर में होती है वो। तो उत्तर आया 5। फिर इसके बाद है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि इन संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है। तो देखिए 2 और 3 ही हैं जो 2-2 बार आ रहे हैं, बाकी सब 1-1 बार आ रहे हैं। तो बहुलक कितना हो गया, 2 और 3, ये दोनों ही इसके बहुलक होंगे। अब आपको समझ में आया माध्य कैसे निकालना है, माध्यक कैसे निकालना है और बहुलक कैसे निकालना है। फिर इसके बाद इन्हीं आंकड़ों पर कुछ प्रश्न। सोचो, क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से ही एक संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 है और 5 हमारा उसमें भी था। फिर क्या माध्य प्रेक्षण प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा, प्रत्येक संख्या से छोटा है माध्य? नहीं। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा है? नहीं। अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो माध्य कैसे होगा? क्या आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे अभी हमने किए 2 और 3। और क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या जो माध्यक है? यस, वो भी 5 आया था, तो इसलिए वो भी उन्हीं आंकड़ों में से ही एक संख्या है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।